हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि अभी जो वर्तमान समय में जो काउंसलिंग प्रक्रिया जो चल रही है, छठे चरण की जो ये काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है चरण 2042 शिक्षा को लेकर के, और जिसमें 1 से 5 और 6 से 8 के अभ्यर्थी अब तक जो है भाग ले चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि 1 से 5 नगर निकाय हो और चाहे प्रखंड हो, और इसके साथ ही चाहे 6 से 8 का नगर निकाय हो चाहे प्रखंड हो, लगभग जो है 70% आप मान के चलिए कि जो है जिलों में काउंसलिंग जो है कंप्लीट करा ली गई है और काफ़ी सीटें बची भी हैं। तो इन सब चीज़ों को तो खैर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, कभी जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम जो है डिस्कस करेंगे कि जो है सीटें क्यों बची हैं, कैसे बची हैं। वैसे वीडियो हमने पहले बना के डाला था, लेकिन फिलहाल आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको जो है बताएंगे कि जो काउंसलिंग प्रोसेस जो चल रहा है वो जो है किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। आप जो है किस प्रकार से अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो पंचायत की जो अभी काउंसलिंग होनी बाकी है 12/7 को होनी है, और अगस्त में जो अगले चरण की जो काउंसलिंग का फिर आयोजन किया जाएगा जहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुई है, और उसके बाद जो है फिर जो है जो बची हुई सीटें हैं उन पे भी जो है काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा। तो आपका मतलब आप ये मत सोच के चलिए कि काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये कम से कम अभी 2-3 चरण अभी और चलेगी जब तक सीटें जो है भर नहीं जाएंगी। तो आप लोग जो है इस चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहेगी और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चाहे मेरिट की इन्फॉर्मेशन हो कि कट ऑफ क्या गया क्या नहीं गया, कितने कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया, कहाँ पे जो है कितनी सीटें भरी हैं, फिर जो है रोस्टर में कितनी सीटें बची हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अभी पेंडिंग है। तो जिन लोगों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिनका हो गया है वो भी हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो है नियोजन के बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं फिर उसके बाद भी जो है कुछ चीज़ें होती हैं, उनके बारे में जानकारी और अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो कुल मिला जुला कर कहने का मतलब यही है कि आप चैनल को जो है छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी मिलेंगी भविष्य के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन पे प्रेस करिएगा। ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सारे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है आप जो है कोचस सासाराम जो कोचस ब्लॉक आता है वहाँ पे जो है मैं काउंसलिंग के लिए गया था। तो वहाँ पे जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसका जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किस कैटेगरी को कैसे शिफ्ट किया गया, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे जो है शुरुआत होती है आपकी जो है काउंसलिंग की जो है तैयारी से। काउंसलिंग की तैयारी में आपको सबसे पहले अपने लिए एक फोल्डर फाइल का जो है निर्माण करना होगा। एक फोल्डर फाइल आप बाजार से खरीद के लेके आते हैं। तो फोल्डर फाइल का मतलब ये होता है कि जिसमें धागे वाली जो फाइल होती है, जिसमें अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स रख के ऊपर से जो है पैक कर दिया जाता है और ऊपर धागे से जो है बांध करके फाइल बंद कर दी जाती है, उसको हम लोग फोल्डर फाइल कहते हैं। तो वो आपको चाहिए होता है। फिर जो है काउंसलिंग प्रपत्र का जो फॉर्मेट है वो चाहिए होता है, प्लस आपको 2 फोटो चाहिए होते हैं। तो ऐसी आपको हर एक नियोजन इकाई के लिए 2 फाइलें बनाना जरूरी है। प्रत्येक में 2 फोटो होगा और सबके जो है डॉक्यूमेंट्स की जो है कॉपी होगी और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें, ठीक है। फिर उसको आप लेकर के काउंसलिंग सेंटर पे जाते हैं। काउंसलिंग सेंटर में जब टाइमिंग ऑन होगा तो स्कूल का या कॉलेज जहाँ पे काउंसलिंग स्थल का आयोजन किया गया है उसका जो है गेट खुल जाएगा। आप अंदर इन कर जाते हैं। वहां पे दीवार पे आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन और देखने के लिए मिलेंगी जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होंगी, और इसके साथ ही जो है दीवार पे एक चीज और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि किस ब्लॉक का किस रूम में काउंसलिंग कराया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग रूम में किया जाता है, ठीक है। उसमें जो है सारे कैटेगरी के लोग जो है बैठते हैं जिस ब्लॉक में उन्होंने अप्लाई किया है। तो ये तो सिस्टम हो गया आधा, ठीक है, कि आप उस रूम तक पहुंच जाते हैं। रूम तक पहुंचने के बाद क्या होगा कि आपका जो नाम है वो पुकारा जाता है, ठीक है। अब ये जो नाम पुकारा जाता है इसकी एक मेरिट लिस्ट उन्होंने बना के रखी हुई है, एक फाइनल मेरिट लिस्ट बना के रखी हुई है, जिसको ये एनआईसी वेबसाइट पे नहीं डालते हैं, जो अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है उसमें जो है कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बना के रखी हुई है। कोचस में मैंने ये देखा, कोचस की जो है दीवारें, जो अंदर स्कूल की दीवारें थी उस पर कैटेगरी वाइज बीसी कैटेगरी का अलग जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बना था, ईडब्ल्यूएस का अलग बना रखा था। ऐसा शायद उन्होंने अपनी सुविधा के लिए किया गया, क्योंकि ऐसा तो अलाउ है नहीं, लेकिन उन्होंने जो है कैटेगरी वाइज लिस्ट अलग बना करके फिल्टर करके निकाल ली थी। तो मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि जब आप अपने लिए कैटेगरी वाइज लिस्ट तैयार कर सकते हैं तो आप उसको एनआईसी वेबसाइट पे क्यों अपलोड नहीं कर सकते, ताकि हम लोग को देखने में आसानी हो जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी। तो सबसे पहले जब अनाउंसमेंट शुरू हुआ 11:30 बजे, तो सबसे पहले कोचस में जो काम हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने जो है 4 अभ्यर्थियों के नाम बोल दिए। 4 अभ्यर्थियों के नाम जल्दी जल्दी बोल दिए, ना मेरिट बताई ना कैटेगरी बताई। उसके बाद उनका कह रहा है कि माइक खराब हो गया। उसके बाद वो 1 घंटे के लिए गायब हो गए। 1 घंटे बाद वो आते हैं तो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फ्रीडम फाइटर का अगर कोई, स्वतंत्रता सेनानी का अगर कोई कैंडिडेट है तो वो आ जाए। और उसके बाद जितने लोग बैठे हैं सब लोग चले जाएं, काउंसलिंग खत्म हो गई है।
चूंकि कोचस में जो है 49 सीट थी, 49 सीट थी जो है 1 से 5 सामान्य शिक्षा के लिए सारी कैटेगरी की मिला करके। तो वहां पे क्या हो जाता है, आधे घंटे के अंदर जो है हंगामा शुरू हो जाता है। और हंगामा शुरू जब हो जाता है तो उसके बाद वो लोग जो है माइक का अरेंजमेंट करते हैं, माइक वगैरह लेके आते हैं और फिर से एक बार जो है नाम पुकारना शुरू करते हैं। तो उनको जो है कोचस के जो है पहले यूआर की जो है सीट जो थी उसके लिए नाम उन्होंने पुकारने शुरू किए और यूआर सीट के जो है कैंडिडेट्स उनको मिलते गए। ठीक है, पहला कैंडिडेट जो है 91 पे मिला, फिर उसके बाद जो है 88 गया, इस तरीके से मतलब 84 तक लगभग जो है वहां की काउंसलिंग हुई। लेकिन वहां पे जो है आपका जो है 1 से 5 में यूआर में 8 सीटें थी, शायद 8 सीटें थी, फिर भी उसमें जो है कैंडिडेट शायद 6 या 7 का ही सिलेक्शन हुआ। उसके बाद नहीं हुआ, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं किया। उसके बाद उन्होंने यूआर फीमेल का जो है बोलना शुरू किया। ठीक है, अब पहले लिस्ट का जो काउंसलिंग का जो नाम पुकारा गया, तो आप समझिए कि कैसे उन्होंने जो है पहली लिस्ट जो है अनारक्षित सीट के लिए जो है काउंसलिंग कराई थी। अनारक्षित सीट पर उन्होंने क्या किया कि ऊपर से जो टॉप मेरिट के लोग थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, यानी क्रमांक 1 से लेकर क्रमांक 50 तक में ऊपर के जितने भी अभ्यर्थी थे उन सबको उन्होंने यूआर मान लिया था। एक मानक तय कर लिया था, डिफाइन कर लिया था, उसको जो है यूआर कैटेगरी में उन्होंने सेट कर लिया था। ठीक है, और उन्होंने जो है क्योंकि उनके मेरिट अंक ज्यादा थे, तो जिनके मेरिट अंक ज्यादा होते हैं वो क्या करेंगे, यूआर कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका उन्होंने पूरा ध्यान रखा। उन्होंने जो है हर कैटेगरी को यूआर में शिफ्ट किया जिनकी मेरिट ज्यादा थी। अब उन्होंने 1 नंबर क्रमांक से जो है सारी जो है डिक्लेरेशन शुरू की, नाम पुकारने शुरू किए। तो जो अभ्यर्थी थे वो लोग आते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, सिर्फ कैंडिडेट का नाम बोलते थे, बाकी लोगों का नाम नहीं बोलते थे। अगर कोई कैंडिडेट वहां उपस्थित होता था तो वो हाथ उठाता था, तो वो क्या करते थे, फिर उसके पिताजी का नाम बोलते थे, फिर जन्मतिथि बोलते थे, फिर उसका जो है पता बताते थे, फिर मेधांक बताते थे, फिर उसका जो है वोटर आईडी चेक करने के बाद या पहचान पत्र चेक करने के बाद जो भी वो लाया था उसको वेरीफाई करने के बाद तब उसको रूम में अंदर करते थे, बोलते थे कि 1 सीट आपका फिलअप हो गया। फिर उसके बाद जो है आगे के क्रमांक में बढ़ते थे। तो हुआ क्या कि आगे के क्रमांक में बीसी कैंडिडेट था, तो बीसी कैंडिडेट का मेरिट ज्यादा था, तो उसको बीसी कैंडिडेट को उन्होंने जो है बीसी कैटेगरी में न रख करके यूआर में ही रखा, क्योंकि उसका जो है मेरिट जो है ज्यादा बन रहा था, तो वो यूआर कैटेगरी में शिफ्ट हो गया। ऐसी एक जो है फीमेल थी, वो भी जो है यूआर कैटेगरी में शिफ्ट हो गई। यानी कि ऊपर 1 से 50 तक के क्रमांक को उन्होंने जो है काउंट किया, 1 से 50 से ज्यादा भी बोला था उन्होंने। तो वो क्या हुआ कि जितनी भी कैटेगरी के ऊपर से जो लिस्ट बनी हुई है उन सबको उन्होंने यूआर मान लिया था कि जब तक हमारी यूआर की सीट नहीं फुल हो जाएगी तब तक हम 1 क्रमांक से लेकर के नीचे तक बोलते चले जाएंगे। यानी कि जहां तक कैटेगरी गई, जहां तक इनकी सीटें जो है फिलअप नहीं हुई थी, वहां तक क्रमांक पर रुकने के बाद उस ऊपर से लेकर नीचे तक के जहां तक बोला गया वो सारे यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट माने गए। और यूआर कैटेगरी की जो क्लोजिंग थी वो 84 के आसपास जो है क्लोज हो गई, वहां पे उनको कैंडिडेट मिल गया। लेकिन फिर भी मेरी जानकारी में मुझे जो लग रहा था, मैं जो गिनती कर रहा था कि 1 सीट वहां पे जो है बची हुई थी यूआर पे, जिस पर शायद अनाउंसमेंट नहीं किया गया था। अब इतनी जल्दी और इतना हो हल्ला हो रहा था कि सब लोग गिन रहे थे, लेकिन मैंने भी गिना था तो मुझे यही लगा कि 1 सीट बाकी शायद रह गई, 1 सीट और उनको बोलना चाहिए था। तो ये जो है यूआर कैटेगरी का जो सिलेक्शन हुआ वो पूरा जो है उसमें ना जो बीसी था, चाहे ईबीसी था, चाहे एससी था, चाहे एसटी था, अगर वो टॉप मेरिट पे था तो उसको यूआर कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि यूआर के कैंडिडेट आए नहीं थे तो इन लोगों को यूआर मान करके उनकी टॉप मेरिट मानी गई। कहने का मतलब है कि अगर आप 50वें क्रमांक पे हैं और आपका जो है कैटेगरी मान लिया जो है बीसी है और आपका जो मेरिट है 77 भी बन रहा है, तो उस 77 को यूआर की जो है मेरिट मानी गई, उस 77 को यूआर की मेरिट मानी गई, क्योंकि कोई दूसरा कैंडिडेट यूआर का नहीं था और उसको जो है उस बीसी कैटेगरी से हटा करके यूआर में शिफ्ट कर लिया गया। एक यहाँ पे जो है यूपी के भी जो है सेलेक्ट हुए थे, तो वो अपना कैटेगरी फॉर्म में आवेदन में बीसी लिखे हुए थे, लेकिन चूंकि वो अदर स्टेट के थे तो इन्फॉर्मेशन के लिए बीसी लिखना जरूरी है, वो लिखना ही पड़ेगा आपको, उनको भी यूआर में जो है सेलेक्ट किया गया। तो ये यूआर का जो है बिल्कुल बहुत सही तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी को बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पे फॉलो किया गया और बहुत अच्छे से मतलब यूआर की सीट जो है भरी गई। यूआर की सीट भरने के बाद उन्होंने यूआर फीमेल को शुरू किया बोलना, तो यूआर फीमेल का भी इसी तरीके से किया, फिर जो है बाकी कैटेगरी का भी इसी तरीके से किया। तो कहने का मतलब यह है कि अब जितने क्रमांक तक जितनी सीटें फिल हो गई उनका नाम जो है पुकारा जा रहा था, और ऊपर से जब तक यूआर की सीट फिल नहीं हो जाएगी या अनारक्षित सीटें जब तक फिल नहीं हो जाएंगी तो ऊपर के जितने भी मेरिट वाले अंक हैं वो सारे यूआर में आएंगे। ये एक चीज तो वहां पे बिल्कुल स्पष्ट हो गई। उसके बाद सारी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है कंप्लीट की गई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन किया होगा, उसके बाद हम चले आए थे। तो ये पूरा उनका प्रोसेस था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है काउंसलिंग कराई जा रही है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आएगा कि काउंसलिंग कैसे हो रही है।
अब आपकी कन्फ्यूजन भी मिट गई होगी कि मैं जिस कैटेगरी का हूं, मेरा मेरिट ज़्यादा है, तो मैं यूआर पे शिफ्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। इसका मतलब कि आप शिफ्ट कर जाएंगे, चाहे वो यूआर फीमेल की महिला हो वो भी जो है शिफ्ट कर जाएगी यूआर में, चाहे बीसी फीमेल हो चाहे एससी फीमेल हो वो भी शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व फीमेल की जो महिला है वो आरएफ पे रहेगी, आरएफ वाली महिला आरएफ पे रहेगी। ठीक है, और यूआरएफ की जो सीट है उसमें बीसी फीमेल या ईबीसी फीमेल, एससी फीमेल ये उसमें शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। वो शिफ्ट करेंगे लेकिन वो यूआर की सीट पर करेंगे, यूआर फीमेल की सीट पर नहीं करेंगे। लेकिन नियमता ये होना चाहिए था कि यूआर फीमेल की सीट पे एससी फीमेल, ईबीसी फीमेल और शेड्यूल कास्ट फीमेल इनको भी शिफ्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो भी अनारक्षित महिला सीट है एक प्रकार से। लेकिन ऐसा अभी तक देखने के लिए मिला नहीं है। तो ये पूरा जो है काउंसलिंग का जो है पूरा प्रोसेस जो वर्तमान में फॉलो किया जा रहा है, और मेरे समझ से ये उतना सूटेबल नहीं है। 5वें चरण की जो काउंसलिंग हुई थी वो बिल्कुल सूटेबल थी। इसमें जो है सारे अभ्यर्थी खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं रहती है, और सब लोग खड़े होकर के 1 से 50 तक क्रमांक का सुनते हैं, फिर उसके नीचे का सुनते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं मिला तो 200-300 क्रमांक तक नाम बुलाए जाएंगे, तब तक आप खड़े रहिए। और जबकि पिछला जो चरण था 5वां चरण, उसमें ये हो रहा था कि जितने अभ्यर्थी आते थे उनको एक रूम में बिठा दिया जाता था, उनकी सारी डिटेल्स रजिस्टर पे नोट कर ली जाती थी, और उसके बाद एक क्लोजिंग टाइम होता था रजिस्ट्रेशन का, 1 बजे क्लोजिंग कर दी जाती थी। अब क्लोजिंग के बाद कोई एंट्री नहीं कर सकता था। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नाम पुकारने तक अगर आप मौजूद हैं, अगर आप बगल के कमरे में बैठ के काउंसलिंग करा रहे हो, इधर आपका दूसरे कमरे में नाम पुकारा जा रहा है, तो आप वहां से उठ करके 3 नाम पुकारने तक तो आराम से पहुंच ही जाएंगे दौड़ करके। ठीक है, तो पहले ये जो 5वां चरण था वो ज्यादा बेहतर था मुझे लगता है। इसमें काउंसलिंग जो हो रही है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। ये कोई अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी नहीं है काउंसलिंग कराने का कि नाम पुकारिए और पूरा क्रमांक पढ़ते रहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही 5वें चरण का था कि रूम में बिठाइए, जितने अभ्यर्थी आए हैं सबका डाटा नोट करिए, उसके बाद नियोजन इकाई के कर्मचारी मिल करके उसको रजिस्टर पे एंट्री कर लेते थे, कैटेगरी बनाते थे, मेरिट बनाते थे, फिर शाम को 5 बजे उसको डिक्लेयर किया जाता था। जो उपस्थित रहता था उसके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते थे और उनको नियोजन पत्र निर्गत किया जाता था। ये 5वें चरण की काउंसलिंग थी। और 6ठे चरण की काउंसलिंग बहुत ही बेकार तरीके से हो रही है, बहुत ही बेकार तरीके से। यहाँ पे धांधली की संभावना है और बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैटेगरियां हैं जिनकी सीटों के नाम ही नहीं पुकारे जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग जो है लग जाता है पहला यूआर का ही सीट जो है डिक्लेयर करने में, उसी में टाइमिंग लग जाता है। और सब लोग अलग अलग नियम फॉलो कर रहे हैं, सबके अपने अपने काउंसलिंग कराने के नियम है, कोई एक पर्टिकुलर नियम पे नहीं चल रहा है। कोचस एकमात्र मुझे ऐसा दिखाई दिया जहाँ पे बिल्कुल पर्टिकुलर जो होना चाहिए था वो भी दबाव बनाने के बाद उन्होंने किया। ये भी जो काउंसलिंग उन्होंने की वो दबाव बनाने के बाद की। उन्होंने भी शुरू में 4 नाम पुकारे थे, उसके बाद कहा कि काउंसलिंग खत्म हो गई, आप लोग घर जाइए, जबकि वहां 49 सीट थी। जब वहां दबाव बना, हल्ला हुआ, मारामारी हुआ कि जो है मारो मारो मारो, तब वो लोग जो है सचेत हुए और उसके बाद जो है फिर आकर के माइक लगा करके उन्होंने जो है सीटें डिक्लेयर की। नहीं तो वो भी जो है 4 सीट के बाद काउंसलिंग बंद करके बोल दिए थे कि सब लोग घर जाइए, हो गया, यहाँ का काउंसलिंग समाप्त हो गया। तो ये ऐसा हो रहा है, आपको हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस सिस्टम है जो कि पंचायत में भी यही फॉलो होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।